हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। कर रहे हैं हम अकाउंटेंसी आरटीसी सीरीज चल रही है डे 6 पार्ट 2 अकाउंटेंसी। चैप्टर जो हमारा आज हमको पूरा करना है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर है नहीं। एक क्वेश्चन भी हम इसका कर लेंगे और फिर सिलेबस और हमारा खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है क्या? तो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक अकाउंट होल्डर। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। स्टेटमेंट का मतलब क्या सर? हमने लेजर पढ़ा, ये लेजर नहीं है, मतलब अकाउंट नहीं है क्या सर? ये जर्नल नहीं है जो हमने सीखा है, जो हम बनाते हैं? नहीं, ये उसमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो अकाउंट्स का पार्ट भी नहीं है, ये एक रफ वर्क है। अब रफ वर्क ऐसा है, अब बेचारा हमारी मुसीबत ये है कि ये रफ वर्क के भी हमको नंबर मिल रहे हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, 10th में तो रहे नहीं हो, 11th में आ गए हो, कॉमर्स तुमने चूज कर लिया है, तो अब तो रफ वर्क भी भैया ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये वो रफ वर्क है जो एक बिजनेसमैन करता है, और हमें एज एन अकाउंटेंट, एज अ कॉमर्स का स्टूडेंट ये काम भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है जरा देखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक अकाउंट होल्डर। अच्छा, कोई भी बिजनेस होगा उसका बैंक अकाउंट तो होगा ही ना, सही बात है? नहीं है? सब लोग पैसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे, सब लोग पेमेंट दे रहे होंगे, तो बैंक अकाउंट होना तो जरूरी है। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। टू मैच द बैलेंसेस, क्यों बनाया? टू मैच द बैलेंसेस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। याद करो, जब कैश बुक मैंने तुम्हें बताई थी तो वहां पे डबल कॉलम कैश बुक हमने पढ़ी थी, जहां पे कैश कॉलम और बैंक कॉलम हुआ करता था। तो उस कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस, टू मैच द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। अच्छा सर, ये पासबुक क्या होती है? देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा अकाउंट एसबीआई में है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, या मेरा अकाउंट बीओबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी में भी है, मेरा अकाउंट एसबीआई में। अब एक अकाउंट का कितने पैसे आए, कितने गए, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना नहीं, एक तो वो पूरा रिकॉर्ड मैं अपने पास मेंटेन करके रखूंगा एज अ बिजनेसमैन, और एक वैसा ही अकाउंट, या मैं कहूं वैसा ही डिटेल्स, वैसे ही सारे रिकॉर्ड बैंक बना के रखेगी अपने पास, कि हमारे यहाँ भार्गव नाम का एक बिजनेसमैन है, उसके इतने पैसे हैं जमा हैं, इतने पैसे उसने निकाले, इतने की पेमेंट है, इतने का इंटरेस्ट मिला, पूरा। तो एक ही काम एक बिजनेसमैन कर रहा है और एक बैंक कर रहा है। एक ही रिकॉर्ड बिजनेसमैन भी मेंटेन कर रहा है, बैंक भी मेंटेन कर रहा है। तो ये वो जुड़वा भाई हैं जो बिछड़ गए हैं। एक बिजनेसमैन के पास चला गया है, एक बैंक बैंक के पास चला गया है। अब जुड़वा भाई हैं तो समझो दिखने में बिल्कुल एक जैसे, बराबर एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि जुड़वा भाई हैं, एक जैसे होने चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक जैसे है नहीं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी में, दोनों में से किसी में कोई कमी है, और उन कमियों को मैच करने की, मिलाने की, कि भाई ये कमी आई क्यों, ठीक है, ये कमी आई क्यों, ये बैलेंस इसका ज्यादा क्यों, उसका कम क्यों, ये सारी चीजें ढूंढने के लिए जो हम रफ वर्क कहते हैं उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन मतलब दो चीजों को मैच करना, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट है, अकाउंट या जर्नल कुछ है नहीं। तो इट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ बैंक अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू मैच द बैलेंसेस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द बैलेंस ऑफ पासबुक। मतलब पासबुक जो बैंक बनाता है और कैश बुक जो बिजनेसमैन बनाता है, दोनों में कुछ अंतर रहा होगा, तभी हम उन दोनों को मैच करने की सोच रहे हैं, या उसको मैच करने की जरूरत पड़ी है। तो यही अंतर को खत्म करने के लिए या पता लगाने के लिए, ये अंतर एक्चुअल में आया तो आया क्यों, इसी रीजन को पता करने के लिए अपन ये बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये अंतर आ किस वजह से सकता है? तो हमारे पास मेजरली 3 रीजंस हैं, उसके बाद इनके कुछ सब पार्ट्स हैं कि क्यों ये आ सकता है। सबसे पहला रीजन है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अब आप देखो, एक बात समझो। मेरे को एक पर्टिकुलर डेट पे बीआरएस बनानी है। मैं कौन? बिजनेसमैन। मेरे को एक पर्टिकुलर डेट पे बीआरएस बनानी है। अब मैं ये देख रहा हूं कि भाई मेरी कैश बुक में तो 10,000 लिखा हुआ है, पासबुक में 10,500 लिखा हुआ है, तो ये 500 का अंतर आया क्यों? जब दोनों जुड़वा भाई हैं तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, या तो दोनों में 10,500 होता है या तो दोनों में 10,000 होता है। ये 500 का डिफरेंस आया क्यों? बैंक ने 500 की गलती करी या हमने 500 की गलती करी, वो देखना पड़ेगा, बरोबर। अब ये गलती क्यों हो सकती है? ये गलती हो सकती है ड्यू टू टाइम। टाइम मतलब आप देखो, जब भी आप बैंक में, आप मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, या मैं बोलता हूं या आप बोलता हूं, कुछ भी मान लो, जब हम दोनों आपस में एक दूसरे में से किसी की बात कर रहे हो तो बिजनेसमैन,
वी बोथ आर बिजनेसमैन। तो हम दोनों जब बिजनेसमैन आपस में या डीलिंग करते हैं, आप मेरे को चेक देते हो या मैं आपको चेक देता हूं। सपोज आपने मेरे को चेक दिया, मैंने वो चेक जाके बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक वाले क्या इतने खाली बैठे हैं कि वो मेरा चेक एकदम अप्रूव करके उसमें मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जोड़ देंगे? नहीं। क्या मैं ही एक इकलौता कस्टमर हूं उस बैंक के पास? नहीं, बहुत सारे और कस्टमर्स हैं, न जाने कितने चेक आते होंगे रोज क्लियर करवाने के लिए। तो ऐसा हो जाता है कि बैंक में चेक डालने के बाद चेक को क्लियर होने में, मतलब एक्चुअल पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आने में कुछ समय लग जाता है। मेजरली 2-3-4 दिन लग जाते हैं किसी भी बैंक को। आपने बैंक में चेक डाला और 2-3-4 दिन लग जाते हैं उसको क्लियर होने में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में। तो अगर आप इन 2-3-4 दिनों के बीच में कहीं बैठ गए बीआरएस बनाने के लिए, तब आपने तो बैंक अकाउंट में चेक डाल रखा है, पर बैंक ने तो असली में अभी तक पैसा आपको दिया नहीं है, तो डिफरेंस आ जाएगा वहां पे। तो ऐसे ही ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहला इसके अंदर कैटेगरी आती है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मतलब बिजनेस ने किसी को चेक दिया, ये हमने किसी को चेक दिया, लेकिन उस बंदे ने अभी तक बैंक में चेक डाला ही नहीं। तो मैं तो अपने अकाउंट में से माइनस करके बैठा हूं कि भाई मेरे अकाउंट में से चेक दिया, मैंने चेक दिया तो मतलब मेरे अकाउंट में से पैसा चला गया, लेकिन मेरे बैंक ने तो अभी तक पैसा नहीं दिया ना, क्योंकि सामने वाले ने अभी बोला ही नहीं कि ये चेक मेरे पास है। सामने वाले ने अभी बोला ही नहीं ये चेक मेरे पास है। देखो, मैं एक बंदा है यहां बना देता हूं, एक बंदा है सोनू, एक बंदा है मोनू। ये सोनू है, ऊपर एस लिख देते हैं। एक बंदा है सोनू, एक बंदा है मोनू। सोनू ने मोनू को चेक दिया और मोनू ने अपनी कैश बुक में बैंक में से पैसे माइनस कर दिए, ये मान के कि मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे कट गए। लेकिन ये मोनू बैंक के पास गया ही नहीं चेक लेके। तो इसका मतलब क्या है कि क्या बैंक ने एक्चुअली पैसे काट दिए? नहीं। मैंने तो मान लिया कि कट गए, लेकिन क्या एक्चुअली में पैसे कटे हैं? नहीं। तो जब मैंने मान लिया कट गए, मैंने माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस नहीं किया, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा कि मैंने कर दिया उसने नहीं किया। ये भी देखेंगे कि डिफरेंस आता है तो उसे कैसे मैच करना है, कैसे पता लगाना है कि माइनस किया प्लस किया जो कुछ भी है। अभी सिर्फ तुम चीजें समझो। दूसरा कैसे हो सकता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कि हमने बैंक अकाउंट में, जैसे कि अभी एग्जांपल लिया कि हमने बैंक अकाउंट में चेक जमा कर दिया और घर जाके अपने बैंक में 1000 रुपए प्लस कर लिए, लेकिन अभी बैंक को 3-4 दिन लगेंगे चेक को क्लियर करने में, तो बैंक ने अभी प्लस नहीं किया है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं। और अगर मैं इन दोनों डेट्स के बीच में कहीं बैठ जाता हूं बीआरएस बनाने के लिए, तो मेरा बैंक कॉलम में बैलेंस ज्यादा होगा, बैंक के पासबुक में बैलेंस कम होगा। तो मैं पासबुक बोलूंगा या मैं कैश बुक बोलूंगा, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही रिकॉर्ड हो सकती हैं। ओके, तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कि भाई बैंक ने हमको इंटरेस्ट दे दिया। अब सर क्रेडिटेड लिखा है, बैंक अकाउंट या बैंक कॉलम इज एन एसेट, बरोबर। अभी तक हमने जितना पढ़ा है बैंक इज एन एसेट, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, डेबिट बैलेंस मतलब इंक्रीज होना चाहिए था। यहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड और आप कह रहे हो कि बैलेंस इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट हमको मिल गया। सर ये तो आप दो बात कर रहे हो, तो अब सुनो। क्योंकि मैंने बोला कि कैश बुक और बैंक बुक क्या है? जुड़वा भाई है, बरोबर। और जुड़वा भाई क्या है कि एक जना लेफ्ट हाथ उठाएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। कहने का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि कैश बुक और बैंक बुक बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि एक मिरर है, शीशा है, शीशा। कैश बुक उसके यहां खड़ी है, कैश बुक उसके यहां खड़ी है, कैसे करके? ऐसे करके खड़ी है, मान लो। कैश बुक उसके यहां खड़ी है ऐसे करके, पासबुक उसकी यहां खड़ी है, शीशा है तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। लेकिन आप देखो शीशे में इमेज ऐसी आएगी, बरोबर। जो इसके राइट साइड में था वो इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर में जब आप बात करते हो तो आप सीधा हाथ उठाओ तो मिरर में उसका उल्टा हाथ उठता है, और जब आप उल्टा हाथ उठाओ तो मिरर में उसका सीधा हाथ उठता है। नहीं अगर यकीन हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, तो वीडियो को यहीं पॉज करो, घर में शीशा होगा, जाके शीशे के सामने खड़े हो और एक बार सीधा हाथ उठा के देखना उसका कौन सा उठ रहा है, और फिर उल्टा हाथ उठा के देखना
उसका कौन सा उठ रहा है, उसका मतलब शीशे के पीछे जो तुम खड़े हो उसका कौन सा उठ रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, जो शीशे के इस साइड है और जो शीशे के इस साइड है, दोनों हैं तो एक ही बंदे, लेकिन वो सीधा हाथ उठा रहा है, ये उल्टा हाथ उठा रहा है, ये उल्टा हाथ उठा रहा है, वो सीधा हाथ उठा रहा है। तो डिफरेंस सिर्फ राइट लेफ्ट में है, डिफरेंस सिर्फ बैलेंसेस में है कि डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। जो उसके अंदर का कंटेंट है वो तो बिल्कुल सेम है। तो क्योंकि यहाँ पे सीबी अगर राइट था तो यहाँ पे पीबी लेफ्ट हो गया। ऐसे ही कैश का डेबिट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो अगर कैश बुक में डेबिट का मतलब एडिशन होता है, कैश बुक में डेबिट का मतलब एडिशन होता है, तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब एडिशन होता है। तो अगर लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो मतलब इंटरेस्ट बैंक को बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। कोई इतनी अच्छे से नहीं समझाएगा ये कॉन्सेप्ट, मैं बता रहा हूं। नहीं समझ आया अभी तो वीडियो 2 बार देखो, एग्जैक्ट समझ में आएगा, तभी ये चैप्टर आगे नैया पार हो सकती है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने अपने जितने भी चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, वो अकाउंट में से निकाल लिए। इंटरेस्ट अगर उसको कोई निकालना था, मतलब आपने कोई लोन वोन ले रखा है, उसका कोई इंटरेस्ट बनता है, बैंक को वो इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ लेना था तो वो उसने निकाल लिया, चार्ज कर लिया। चार्ज कर लिया मतलब निकाल लिया। तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तुमको तो या मुझको तो इस बात का पता है नहीं कि बैंक ने चार्ज कर लिया, क्योंकि जो आपने देखा बैंक से कॉल आता है, बरोबर, बैंक से कॉल आता है, तो क्या जब भी वो आंटी जी आपको कॉल करती हैं तो वो क्या हर छोटी छोटी बात के लिए कॉल करती हैं? सर अब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, सर अब आपके अकाउंट से चार्जेस चले गए, सर अब आपके अकाउंट में चेक आ गया, सर अब आपके अकाउंट से चेक गया, सर ये सर वो, क्या हर रोज आपके पास फोन आता रहता है? जी नहीं, जी नहीं। एक बार आपने अकाउंट खुलवा लिया तो शायद महीनों में आता है, और जब तक आपका अकाउंट नहीं है तब तक तो रोज करेंगे। एक बार अकाउंट खुलवा लिया तो महीनों में कॉल आता है। तो बैंक की तरफ से अकाउंट खुलने के बाद कोई कॉल नहीं आता ना कि आपके बैंक में ये ऐड हो गया, ये माइनस हो गया। तो ऐसे ही आपको कैसे पता चलेगा कि बैंक ने चार्जेस काट लिए? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप बैंक में जाओगे, पासबुक पूरी करवाओगे या बीआरएस बनाओगे, तब पता चलेगा कि अच्छा बैंक ने चार्जेस काट लिए थे, हमें नहीं पता थी। तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। फिर बात आती है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अगर आपने बैंक को कोई ऑर्डर्स दे रखे हैं कि भाई इस तारीख को इस जने को इतने पैसे दे देना, और उसको ऑर्डर देने के बाद तुम वो तारीख आ गई और तुम अपनी बुक्स में उसकी एंट्री करना भूल गए, क्योंकि तुमने पहले ही ऑर्डर दे दिए थे, तो दिमाग में टेंशन तो थी नहीं कि पैसे आएंगे, तो टेंशन थी नहीं, तुम भूल गए। अच्छा, बैंक गया अच्छे बच्चे की तरह और जाके उससे पैसे लिया है, तो उसने तो बैंक में ऐड कर दिया। या अगर कोई पेमेंट वगैरह है तो तुमने कहा था कि इसको उस टाइम पे पैसे दे देना, बैंक गया और उसको पैसे देके आ गया। तो दोनों ही केसेस में, या चाहे तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हो, बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, कि अगर किसी ने बिना बताए तुम्हारे बैंक में पैसे डलवाए हैं, या बैंक ही नहीं कुछ कलेक्ट किया है, या फिर बैंक ने तुम्हारे बिहाफ पे किसी को पेमेंट करी है जिसका तुम्हें अनुमान नहीं है, पता नहीं है, तो वो केस भी आ जाएगा इसके अंदर, और वो भी बीआरएस में चेंज की वजह बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, वही कि अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट पैसा सीधा बैंक में ही जमा कर देता है, तो भाई क्या होता है कि हमको उस बारे में पता नहीं है कि उसने जमा करा दिया, तो हमारी कैश बुक में हम वो पैसा ऐड करते नहीं, लेकिन पासबुक में पैसा ऐड हो जाता है। फिर आता है बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक, कि अगर कोई बिल्स है, मतलब अगर कोई पेमेंट रिसीव करनी थी बैंक को आपकी तरफ से, और उसने रिसीव कर ली, आपने एंट्री नहीं करी, तो वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने तो प्लस किया नहीं होगा, बैंक ने प्लस कर दिया होगा। तीसरा रीजन है एरर। किसी भी टाइप का और एरर, इनके अलावा जितने लिखे हैं उसके अलावा और कोई भी एरर अगर होता है तो उस केस में वो भी बीआरएस की वजह बनेगा डिफरेंस की। तो ये वजह थी कि क्यों डिफरेंस होता है कैश बुक, बैंक बुक, पासबुक के बैलेंस में। उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। पहले ये समझ, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, डेबिट क्रेडिट वाला, चलो ये तो आसान है, ये तो हमने समझ लिया। ओके सर, ठीक है। अब हमें रीजंस भी पता चल गए और ये भी पता चल गया कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, किस में पैसे आते हैं तो डेबिट लिखा जाता है, किससे पैसे जाते हैं तो क्रेडिट लिखा जाता है। अब जरा एक बात सुनो सर, पासबुक और जो कैश बुक है हमारी, इसके जो बैलेंसेज हैं, बैंक पासबुक और कैश बुक, ये हटा दो, इसमें दो टाइप के बैलेंसेज होते हैं।
हर बुक में, हर अकाउंट में, हर स्टेटमेंट में कुछ भी हो, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, बरोबर। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो ऐसे ही पासबुक के भी दो बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक के भी दो बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अभी हमने डिस्कस किया कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस। ऐसे ही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस और पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस। ये चीज तो अभी हमने डिस्कस करी, क्योंकि ये उल्टे होते हैं, ये बीच में ऐसे मिरर है कुछ करके, तो उस वजह से साइंस रिवर्स हो जाते हैं। इसका डेबिट इज इक्वल टू उसका क्रेडिट, उसका क्रेडिट इज इक्वल टू इसका डेबिट। अच्छा, इसके अलावा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बोलने के अलावा इनका कोई दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? इसके प्लस को तो बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस। ऐसे ही अगर इसके प्लस को फेवरेबल कह रहे हैं तो इसको भी फिर हम फेवरेबल बैलेंस ही कहते होंगे, है ना, लॉजिक वाली बात। और माइनस को क्या कहते होंगे? जब ये फेवरेबल तो ये अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ये भी अनफेवरेबल बैलेंस। समझ में आया? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस अगर क्वेश्चन में बोला है तो मतलब डेबिट, और अनफेवरेबल बोला है तो क्रेडिट। ऐसे ही इसका फेवरेबल बोला है तो क्रेडिट और अनफेवरेबल बोला है तो डेबिट। ये इनके दूसरे नाम हैं, इसलिए ये मैंने इनके ऐसे नीचे लिखे हैं। ओके, अब जरा समझते हैं कि अच्छा, हमें रीजन पता चल गया कि क्यों डिफरेंस हुआ, पता चल गया कहां पोस्ट होगा, लेकिन सर एक्चुअली में पोस्ट कैसे करेंगे? तो रीजन पता चल गए, बैलेंस पता चल गया, साइड पता चल गई, अब एक्चुअल में पोस्ट कैसे करेंगे? तो अब सुनो, मेरी बात सुनो। आपको आपका फेवरेट वो याद करो, मॉडल या सेलिब्रिटी या कोई भी अपना इंस्पिरेशन याद करो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। कोई भी, कुछ भी होगा ना, सबकी लाइफ में होते हैं। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जो आपके लिए इंस्पिरेशन है, जो आपका रोल मॉडल है। वो कोई तो बंदा होगा ना, हर किसी के लाइफ में होता है। अब कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, बट कोई होगा। अब आप बताओ, जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो उनके फैंस हैं या आप जैसे कोई है, तो क्या आप उनको फॉलो करते हो या नहीं करते? आप अपने फेवरेट सेलेब को इंस्टा पे भी फॉलो करोगे, फेसबुक पे भी फॉलो करोगे, हर जगह फॉलो करोगे, ये जानने के लिए कि भाई वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, पर्सनल लाइफ जीते हैं। और खासकर इंडियंस में तो बहुत ज्यादा आदत होती है कि सबकी पर्सनल लाइफ में उंगलीबाजी करेंगे। तो ऐसे ही आपको जो आपका जो रोल मॉडल होगा, आप भी उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना चाहोगे। तो कहने की बात यह है कि क्वेश्चन में हमको इन चारों में से कोई एक बैलेंस दिया गया होगा और हमें अपोजिट बुक के किसी बैलेंस तक पहुंचना है। अगर हमें ये बैलेंस दिया है तो हमें इन दोनों में से किसी एक तक पहुंचना है। अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें इन दोनों में से किसी एक तक पहुंचना है। अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें इन दोनों में से किसी एक तक पहुंचना है, और ये दिया हुआ है तो इन दोनों में से किसी एक तक पहुंचना है। तो मतलब एक बुक का कोई भी बैलेंस दिया हुआ होगा और दूसरी बुक के कोई भी बैलेंस तक पहुंचना होगा। तो जहां तक पहुंचना है वो है हमारा रोल मॉडल, और जो दिया हुआ है वो है हम। तो अगर मेरे को मेरे रोल मॉडल तक जाना है तो मैं क्या करूंगा? उसको फॉलो करूंगा, उसको फॉलो करूंगा। तो अगर हमें किसी भी बैलेंस से किसी भी बैलेंस पे जाना है तो हम केवल ये देखेंगे कि सामने वाली पार्टी ने क्या किया है। अगर कैश बुक हमें दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि बैंक ने क्या क्या हरकतें करी हैं, क्योंकि पासबुक कौन? बैंक बनाती है। तो अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि बैंक ने क्या क्या हरकतें करी हैं, और अगर बैंक पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि बिजनेसमैन ने क्या क्या हरकतें करी हैं। ओके, क्लियर? अब देखो, अगर जो हमारी कैश बुक बढ़ रही होगी, देखो ये है एक्स एक्सिस मतलब जीरो लाइन, और ये प्लस ये माइनस, क्वाड्रेंट तो सबको बहुत अच्छे से आते हैं। तो अगर इनमें से कोई इवेंट हुआ और उस इवेंट की वजह से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो पासबुक का बैलेंस अभी कहां है? यहां है। स्टार्टिंग दोनों की 0-0 से ही हुई थी, इनमें से कोई इवेंट हुआ और कैश बुक बढ़ गया, तो तुम क्या करोगे? या एज एन अकाउंटेंट हम बीआरएस बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि भाई हम भी अगर इतना कैश बुक बढ़ा है तो हम पासबुक को भी इतना ही बढ़ा देंगे। ये हमारा रिएक्शन होगा। तो हमने क्या किया? हमने कैश बुक को फॉलो किया। कैश बुक अगर बढ़ी तो हम भी बढ़ रहे हैं, पासबुक अगर कम हो रही है, अगर इनमें से कोई भी चीज होती है
और कैश बुक कम हो जाती है, तो हम पासबुक के साथ क्या होगा कि भाई वो भी कम हो जाएगा, बरोबर, वो भी कम हो जाएगा। तो एकमात्र टॉपिक या एकमात्र चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई आपका रोल मॉडल या दूसरी पार्टी जो जो कर रही है आपको वो करना है। नो मैटर, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। नो मैटर के फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, जैसा जैसा वो कर रही है वैसा वैसा करते रहो। अगर वो प्लस कर रही है तो तुम भी प्लस कर दो, अगर वो माइनस कर रही है तो तुम भी माइनस कर दो। बहुत इजी। ओके, समझ में आया। अब दो फॉर्मेट है हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। ऊपर वाला फॉर्मेट है जहां पे हम एक वर्टिकल सिचुएशन में या एक वर्टिकली सारी चीजों को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स का एक लंबा सा कॉलम होता है, फिर डिटेल्स और अमाउंट। क्योंकि ये कोई प्रॉपर अकाउंट, प्रॉपर जर्नल नहीं है तो इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट भी नहीं है, लेकिन दो सजेस्टेड फॉर्मेट जो आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, आप ऊपर वाले फॉर्मेट से भी क्वेश्चन कर सकते हो, नीचे वाले फॉर्मेट से भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज तक कभी लिखा हुआ नहीं आया कि आपको कौन से फॉर्मेट से क्वेश्चन करना है, कभी लिखा हुआ नहीं आया कि आपको कौन से फॉर्मेट से क्वेश्चन करना है। फिर भी अकॉर्डिंग टू मी, मेरी मानो तो हमेशा ये सेकंड वाला फॉर्मेट ही अप्लाई किया करो। इसका क्या है, पर्टिकुलर्स प्लस एंड देन माइनस। यहां पे भी हम लोग प्लस और माइनस सीख रहे हैं, यहां पे भी प्लस और माइनस है, तो हमारे दिमाग में हमें बहुत आसानी होती है ये समझने में कि हमें करना क्या है। यहां पे कोई प्लस माइनस नहीं है तो हमें दिक्कत पड़ती है। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो हमें दिक्कत पड़ती है, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है बाई चांस और आप फर्स्ट वाला फॉलो कर रहे हो तो भाई और भी दिक्कत, तो और भी दिक्कत। क्योंकि उस अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो पता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अगर कैश बुक में प्लस हो रहा है तो अभी तो मैंने बताया कि तुम पासबुक में भी प्लस करो, लेकिन अगर अनफेवरेबल बैलेंस दे रखा है तो प्लस करने की बजाय तुम्हें उतना ही माइनस करना पड़ेगा, तुम्हें उतना ही माइनस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा लोचा है भाई। यहाँ पे ये बढ़ रहा था तो हमने इसे भी बढ़ा दिया, सही है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ा था और हमें इसे गिराना पड़ेगा। ये बहुत दिमाग से ना एग्जाम के टाइम में जितना हो सकता है आसान सोचना चाहिए, तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा सेकंड से ही क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 19 करेंगे आपकी बुक की। उसको मैं दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, और फिर मेरे को खुद ही बताना कि कौन सा आसान है कौन सा नहीं, खुद ही बताना कौन सा आसान है कौन सा नहीं। तब तक के लिए फटाफट ये रीजंस वगैरह जो भी मैंने लिखे हैं उसको नोट डाउन करो, और फिर हम लोग अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं, मुझसे गलती हो गई है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। दो फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाए हैं, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला है, ऑन 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ राधा शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 टू हर क्रेडिट। सबसे पहले देखो बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और टू हर क्रेडिट मतलब क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में आप यहां लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिखोगे सीआर मतलब क्रेडिट, और अमाउंट के कॉलम में आप 15,000 रुपए लिख दो, 15,000 रुपए लिख दोगे। सेकंड फॉर्मेट की मैं बात करूं तो यहां पे फिर वैसे ही लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में सीआर, और प्लस में आप लिख देंगे 15,000। प्लस में क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस। देखो यार, क्योंकि मैं सारी चीजें समझाता सेकंड वाली फॉर्मेट से हूं, तो इसलिए सेकंड वाला फॉर्मेट वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स को आसान लगता है, फर्स्ट वाला थोड़ा मुश्किल पड़ता है, वो भी बताएंगे क्यों। क्योंकि अगर यहां तो चलो क्रेडिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता तो यहां पे एग्जैक्टली वही होता, लेकिन जो हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे अभी इस क्वेश्चन में वो हमें सब कुछ उल्टा करना पड़ता। अभी ये फेवरेबल बैलेंस है, लेकिन अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में तो हम लोग जो नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमें उल्टा करना पड़ता, मतलब एडिशन वाले को सब्ट्रैक्ट में डालना पड़ता और सब्ट्रैक्शन वाले को एडिशन में डालना पड़ता। दैट्स क्वाइट ट्रिकी। लेकिन अगर आप ये सेकंड वाला फॉर्मेट चूज किया है आपने और इसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कोई वर्किंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज चेंज करनी है कि अगर फेवरेबल बैलेंस दिया है तो वो प्लस कॉलम में लिखो, अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया है तो वो माइनस कॉलम में लिखो, चाहे कोई सी भी बुक हो। बस क्लियर कट, बात खत्म, बाकी नो चेंज।
ऐड होगा तो ऐड करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है, चाहे कैसा भी बैलेंस दिया हो, बस फेवरेबल है तो प्लस में लिखा जाएगा, अनफेवरेबल है तो माइनस में लिखा जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच बुक, विच कॉलम, विच नथिंग। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टेंशन लेनी पड़ेगी, देखो अभी कैसे। नेक्स्ट है, बिफोर दैट डेट शी हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू 8,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या बोला गया है कि इस डेट से पहले, जिस भी डेट को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस डेट से पहले उसने 8,000 रुपए के चेक दे दिए थे, बांट दिए थे अपने जिनको भी देना था पेमेंट। उन 8,000 में से अब तक सिर्फ 3,200 रुपए के चेक ही प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुए हैं, मतलब 3,200 रुपए ही बैंक में से कटे हैं, मतलब 3,200 रुपए ही के चेक, 3,200 रुपए के चेक ही बैंक के पास गए हैं क्लियरिंग के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के 4,800 रुपए का चेक कहां गया, बाकी के 4,800 रुपए के चेक कहां गए, वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पिछले वाले में हमने पढ़ा था, क्योंकि चेक तो इशू हो चुके हैं, शी हैड इशूड द चेक, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कौन सी टाइप की एरर थी, ड्यू टू टाइम, तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो कि हमें दिया क्या हुआ है, पासबुक, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, मैं यहां पे वो ग्राफ बना लेता हूं, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड के हिसाब से कैश बुक ने क्या किया होगा, मतलब बिजनेसमैन ने क्या किया होगा, बिजनेसमैन ने तो जब चेक इशू किया था तभी अपने बैंक अकाउंट में से माइनस कर दिया था, बोलो यहां या ना, बिजनेसमैन ने तो जब चेक इशू किया था तभी माइनस कर दिया था, बरोबर। लेकिन क्योंकि वो प्रेजेंट हुए ही नहीं है बैंक को, बैंक के पास आ ही नहीं है चेक, तो एज अ बैंक हमने तो उसको माइनस नहीं किया, क्योंकि अब हम पासबुक बना रहे हैं तो हम अपने आप को बैंक कंसीडर करेंगे। अगर हम कैशबुक के बैलेंस से आगे बढ़ रहे होते तो हम खुद को बिजनेसमैन अज्यूम करते। अभी हम पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम बैंक है, अब हम बैंक है तो बिजनेसमैन हो गया सामने वाला बंदा। अब बिजनेसमैन ने तो 8,000 रुपए माइनस कर दिए थे, बोलो हाँ, लेकिन हमारे यहां से तो सिर्फ 3,200 माइनस हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के 4,800 तो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि बिजनेसमैन ने इशू कर दिया, हमारे पास कोई आया ही नहीं वो चेक लेके, तो हम कैसे पेमेंट करते हैं, हम कैसे बिजनेसमैन के अकाउंट में से पैसे काट दें। तो अभी हमारी कैश पासबुक जो है वो माइनस तो हुई है, लेकिन ये 8,000 से माइनस हुई है और ये सिर्फ 3,200 से माइनस हुई है। या मैं एक काम करता हूं, ये पी बी यहां लिख देता हूं, ये पी बी मैं यहां लिख देता हूं, सी बी या, तो ये 8,000 से कम हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 3,200 से कम हुआ है। तो मतलब ये कम हुआ है और इसको अभी दोनों को इक्वल करना है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दिस आर इंस्पिरेशन। हमारा इंस्पिरेशन कौन है? कैश बुक। हमें फॉलो करना है इंस्पिरेशन, तो हमें पासबुक बढ़ानी होगी। कितनी बढ़ानी होगी? 4,800 की पासबुक बढ़ा और माइनस करनी होगी। तो माइनस, क्योंकि ये इस लाइन के नीचे काम हो रहा है तो माइनस, तो हमें पासबुक में से और 4,800 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने माइनस नहीं करे। तो क्योंकि हमें 4,800 माइनस करने पड़ेंगे, तो व्हाट वी विल डू, ऊपर वाले की बात चल रही है अगर, तो हम यहां पे लिखेंगे लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,800। और मैं नीचे वाले की बात करूं तो क्योंकि हमें माइनस करना है तो माइनस कॉलम में लिखेंगे 4,800 और सामने वही आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बताओ, आसान? यहाँ लेस, यहाँ ये, और यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने माइनस कॉलम में लिख दिया विदाउट एनीथिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है चेक ऑफ 2,200 डिपॉजिटेड बाय हर इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च 2018 इज नॉट येट क्रेडिटेड इन दी पासबुक। मतलब क्या है? चेक डिपॉजिटेड, क्योंकि उसने बोला है चेक डिपॉजिटेड बाय हर इनटू द बैंक, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड या नॉट येट क्रेडिटेड, इज नॉट येट क्रेडिटेड इन दी बैंक थर्ड ट्रांजेक्शन। यार बुक खोल के बैठा करो, वरना तो मैं ऐसे बोल दूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो मुद्दा ये है कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, राधा का। तो राधा ने चेक बैंक में डाल दिया है, लेकिन अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है। कितने का चेक है, 2200 का चेक है। अच्छा, राधा ने चेक बैंक में डाल दिया, तो राधा ने कैश बुक में तो उसको ऐड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो राधा ने तो 2200 से कैश बुक ऐड प्लस कर ली, और हम बीइंग पासबुक हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम अभी चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो हम कैसे कुछ करें। तो हमने कुछ किया नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को फॉलो करो और इंक्रीज कर दो पासबुक भी, कितने से, 2200 से। तो अब पासबुक में होगा एडिशन, तो अब आप क्या करोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे और यहां लिखोगे ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या बट लिख दो, बट नॉट क्लियर्ड। कितना, 2200। और यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कॉलम में लिखो 2200 और नरेशन वही, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह इसलिए छुड़वाई ताकि बाकी कोई भी अगर माइनस की ट्रांजैक्शन हो तो वो एक साथ लिखी जाए, और बाकी अगर कोई एडिशन की ट्रांजैक्शन हो तो वो एक साथ लिखी जाए, जो कि करना जरूरी है इसलिए। और यहाँ पे ऐसा पूछा ही नहीं, क्योंकि हमने प्लस माइनस दोनों अलग अलग कर रखे हैं, तो हमें सीधा सीधा पता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, और फिर हम उसको उस कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है, शी हैड आल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ 500 व्हिच ऑल्दो रिकॉर्डेड बाय हर इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो मतलब 500 का चेक रिसीव किया और कैश बुक में ऐड कर दिया, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं किया। जब बैंक में जमा ही नहीं किया तो बैंक ऐड करेगा कहां से। तो हुआ क्या कि कैश बुक 500 से तो प्लस हो गई, लेकिन किंतु पासबुक में कोई प्लस नहीं हुआ, तो पासबुक में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर ही लिखते हैं पहले, चेक रिसीव्ड। सर ऐसा तो कुछ ट्रांजैक्शन थी नहीं पिछली स्लाइड में, लेकिन बेटा केस देखो, केस को पढ़ के पता लगाना पड़ेगा क्या है। तो जो इसमें लिखा है तुम वो भी लिख सकते हो। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, क्योंकि अभी उसने डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ रिसीव किया। कितना, 500। और यहां पे हमें क्या लिखना है, अगेन चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। कितना, प्लस किया था माइनस किया था, प्लस किया था, तो 500 प्लस के कॉलम में 500। बहुत आसान। चलो, ऑन 30 मार्च 2019 अ चेक ऑफ 1570 मतलब 1570 रिसीव्ड बाय हर वाज पेड इनटू द बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो, उसने चेक, उसको मिला, उसने बैंक में डाल दिया। कब डाला, 30 तारीख को। तो चेक उसको मिला, उसने बैंक में डाल दिया, लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं किया। मतलब पासबुक में तो ऐड हो गया होगा, अगर पासबुक के बारे में कुछ नहीं लिखा तो मतलब पासबुक में तो ऐड हो गया, लेकिन अभी कैश बुक में ऐड नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि भले ही चेक आ गया, लेकिन क्योंकि अभी कैश बुक में ऐड नहीं हुआ तो कैश बुक अभी भी माइनस में है। देखो भाई, ये नॉर्मल था, ऐड नहीं हुआ तो मतलब माइनस हुआ, माइनस नहीं हुआ तो मतलब ऐड हुआ। 1570 का चेक मिला और वो उसने कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो मतलब उसने माइनस कर रखा है। अच्छा, अपन के साथ क्या है, या चलो और अच्छे से देखते हैं। अब सुनो, अब हुआ क्या कि कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको चेक मिला, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक में जमा कर दिया। तो कैश बुक तो यही नीचे की नीचे ही पड़ी है, कैश बुक तो यहाँ नीचे की नीचे ही पड़ी है। पासबुक में 1570 ऐड हो चुके हैं, अब बताओ क्या करें। कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक तो ना माइनस हुई ना प्लस हुई, कैश बुक तो ऐसी की ऐसी है। लेकिन पासबुक में तो क्योंकि एंट्री हो गई तो पासबुक में तो ऐड हो गया। अब बताओ क्या करें। अब हमें फलस्वरूप या अब हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा कि हमें पासबुक में से भी वो चीज माइनस करनी पड़ेगी। अरे सर, ये तो उसकी गलती है ना, उसने ऐड नहीं किया, ऐड होना चाहिए था और उसने ऐड नहीं किया, तो ये तो उसकी गलती है। तो हम लोग क्यों अपने सही काम को गलत कर रहे हैं, हम लोग क्यों उसके अपने सही एंट्री को फालतू में गलत करने पे तुले हुए हैं। उसकी गलती है, उसने नहीं किया है, तो हम लोग क्यों गलत करें। तो सुनो भाई, जब तुम अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हो तो क्या ये देखते हो कि वो सही कर रहा है, नहीं भाई। ऐसे पागल फैन है, जो रोल मॉडल गलत कर रहा होगा तो वो तब भी उसके साथ है, सही कर रहा होगा तो भी उसके साथ है। उनका मकसद सिर्फ उसको फॉलो करना है,
उसके फैन है, फैन जिसको कहते हैं ना वो वाले फैन। तो ऐसे ही तुम भी सामने वाले का फैन बन जाओ, वो सही करे गलत करे तुम्हें उसकी कॉपी करनी है। यहाँ पे कैश बुक ने गलत किया, मतलब बिजनेसमैन ने गलत किया, राधा ने गलत किया, फिर भी हम लोग क्योंकि उसके फैन हैं अपन भी गलत करेंगे। अपन ने पहले ऐड कर दिया था, सही किया था, लेकिन हम तो पागल हैं, हम तो दोबारा से माइनस करेंगे। तो अब करना क्या है, लेस में लिखना है चेक ओमिटेड टू रिकॉर्ड ऐसे करके कुछ लिखते हैं, मैं जरा देख लूं। डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। माइनस में लिखना है कितना 1570 और यहाँ पे माइनस में लिखना है 1570 और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक को लिख लेना। चलो भैया समझ में आ रहा है, अगले पे चलते हैं। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट ऑफ 25 फॉर बैंक चार्जेस। क्रेडिट मतलब इंक्रीज हुआ, 150 रुपए मिले और 25 रुपए चार्जेस के तौर पे कट गए, तो 150 ऐड होंगे है ना, और 25 रुपए माइनस होंगे। नहीं, अब देखो क्या हुआ, दो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। कैश बुक यहीं की यहीं है क्योंकि कैश बुक में तो कोई असर पड़ा ही नहीं। एक जगह पासबुक में 150 ऐड हो चुके हैं और दूसरी जगह पासबुक में 25 रुपए माइनस हो चुके हैं। तो हमें गलती सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, भले ही हमने सही किया है लेकिन अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो गलत कर रहा है तो हमें उसको फॉलो करना है। तो हम पासबुक को नीचे गिराएंगे, हम पासबुक को नीचे गिराएंगे 150 से और कैश बुक को ऊपर बढ़ाएं और पासबुक को ऊपर बढ़ाएंगे 25 से। तो पासबुक को नीचे गिराओ 150 से, पासबुक को नीचे गिराओ मतलब लेस में लिखो, क्या लिखो, इंटरेस्ट है ना 150 का, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक कितने से 25। बताओ क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये देखना पड़ा, यहाँ पे कितना इजी है देखो, पासबुक में 150 का माइनस किया था तो 150 माइनस में लिख दिया और 25 प्लस किए थे तो 25 प्लस में कर दिए। सर 25 प्लस क्यों करे थे, देखो ना भाई माइनस में था 25 और अगर ऊपर हम गए हैं जीरो की तरफ तो नंबर लाइन तो सबको आती है ना, माइनस से जीरो की तरफ जब जाते हैं तो प्लस ही करते हैं। अब मेरे को नंबर लाइन बताने पे तो मत मजबूर करो यार। तो 150 की नरेशन क्या थी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक और 25 का क्या है, चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक कितना 25 रुपया। अब देखें भैया कोई और एंट्री बच रही है ना बच रही है। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 25 मतलब 25,489 as 25,498 and the error was rectified by the bank on 30 मार्च। बैंक ने क्या किया, 25,489 है, आई डोंट नो 89 को हिंदी में क्या कहते हैं, चलो इंग्लिश में बोलते हैं, 25,489 को पासबुक में क्या हुआ 25,498 रिकॉर्ड कर लिया गया। तो मतलब हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब बैंक चार्जेस कैश डिपॉजिट मतलब ज्यादा डिपॉजिट चार्ज कर दिया हमने, ज्यादा प्लस कर दिया कितना रुपए, 9 रुपए ज्यादा प्लस कर दिया हमने। लेकिन उसके आगे एक और लाइन लिखी है, दी एरर वॉज रेक्टिफाइड बाय बैंक ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को ये गलती सही कर दी गई और वापस 489 कर दिया गया। कब, 30 मार्च को, 30 मार्च। और हम लोग ये बना कब रहे हैं, हम लोग ये कब बना रहे हैं 31 मार्च को। तो जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तब तक ये गलती सही हो चुकी है और जब गलती सही हो गई तो मतलब कोई डिफरेंस बचा ही नहीं। तो मतलब ये जो पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आप बस एक काम करोगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने के बाद क्वेश्चन में नीचे ऐसे स्टार डालोगे, NOTE लिखोगे और आगे लिख दोगे एंड नो एंट्री विल बी पास्ड ऑफ 7th पॉइंट as the error is rectified on 30th March या as the error is rectified before making the बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडिशन करो,
इसका पूरे को ऐड करो, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, या चलो बुक में से ही देख लेते हैं, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें। 6520 माइनस में है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, और इसको ऐड करो पूरे को, इसको पूरे को ऐड करोगे तो आएगा भाई साहब 2725। 15,000 में से 6520, अब तो मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आता है 8480, और इसमें ऐड कितना करना है, ऐड 2725, मतलब टोटल हो गया 11205। अब ये आंसर क्योंकि हमारा प्लस में है, तो मतलब हमारा जो लास्ट आया फाइनल आंसर आया ये 11205, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। सर शुरुआत करी थी क्रेडिट से, आए आप डेबिट पे, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस में है ये अमाउंट, इसलिए डेबिट। 8,000 भी प्लस में था और 2,000 और प्लस किया, तो ये अमाउंट प्लस में है इसलिए डेबिट हुआ। अगर नीचे वाले तरीके से कोई कर रहा है और मैं उसको बताऊं कि कैसे निकालना है, तो आपको सीधा सीधा दोनों साइड को ऐड करना है। आपको जैसे अकाउंट करते थे ना लेजर में, बस वही काम करना है, दोनों साइड को ऐड करो, तो ये आ गया 17,725, और ये 4800 प्लस ये मतलब 6520, मतलब 17,725 ज्यादा है ऑब्वियसली। 6520 यहां तक का टोटल आया है कितना, 6520 बरोबर, यहां तक का टोटल आया। तो और अभी कितना और लिखना है हमें, अभी हमें और कितना ऐड करना है, 11205 ऐसे करिए, 11205 आएगा, और इसके सामने लिख दीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। बस जैसे हम अकाउंट्स बनाते वक्त बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और यहाँ पे सीधा जो अमाउंट के कॉलम है उसमें जो जो ऐड है, जो जो माइनस है, वैसे वैसे करते जाना है। अब मैं क्यों इस तरीके को कहता हूं, क्योंकि ये तो चलो फेवरेबल बैलेंस का था, अगर अनफेवरेबल बैलेंस का कुछ होता, तो आप क्या करते कि ये जो भी चीज अभी आपने ऐड करी है, यहां से लेके यहां तक जो भी चीज आपने ऐड करी है, इसको आपको करना पड़ता है लेस, और ये जितनी भी चीज आपने लेस करी है, इन सबको करना पड़ता है ऐड। मतलब जो ही आपने तरीका अपनाया है, ये तरीका फिर वहां नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये ऊपर था तो इसको भी ऊपर कर दिया, लेकिन वहां पे हमें इसे नीचे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, अगर आप मेरे तरीके से फॉलो कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, तो मेरी बात मानो, सेकंड वाली टाइप को फॉलो करो। यहाँ पे अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो कुछ नहीं करना, बस ये 15,000 उठा के यहाँ लिख देना है, बाकी पूरा तरीका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, यहाँ पे आपने बताया कि अगर अमाउंट प्लस में आ रही है तो फेवरेबल बैलेंस, अगर अमाउंट माइनस में आ रही है तो अनफेवरेबल बैलेंस, बरोबर। यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, हमने स्टार्ट प्लस से किया था, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब फेवरेबल बैलेंस। अगर अपोजिट साइड, याद करो लेजर में भी जब बैलेंस निकालते थे तो फिर उसके मतलब बैलेंस कैरी डाउन के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड चला जाता था, बराबर। तो ऐसे ही अगर हमने जहां से शुरुआत करी है उसकी अपोजिट साइड में बैलेंस आया है, तो मतलब अगर ये फेवरेबल था तो ये भी फेवरेबल होगा, अगर ये अनफेवरेबल था तो ये भी अनफेवरेबल होगा। मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज होती है, तो अगर हमने प्लस से चालू किया है और आंसर हमारा माइनस में आया है तो जुड़वा है, तो अगर ऊपर अनफेवरेबल है तो नीचे भी अनफेवरेबल होगा, अगर ऊपर फेवरेबल है तो नीचे भी फेवरेबल होगा। लेकिन अगर प्लस से चालू किया है और आंसर प्लस में ही आ जाता है, मतलब ये 11,205 माइनस में आने की बजाय प्लस में आ जाते, तो मतलब उल्टा हो जाता, अगर ये अनफेवरेबल है तो ये फेवरेबल हो जाता, अगर ये फेवरेबल है तो ये अनफेवरेबल हो जाता। बैलेंस निकालते वक्त ये वाला तरीका थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है सिर्फ सुनने में, ये वाला थोड़ा आसान लग सकता है सिर्फ सुनने में, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये वाला मुश्किल होता है, ये वाला आसान होता है। अब मैं 2 मिनट के लिए मान के चल रहा हूं कि तुम्हें बैलेंसिंग में तुम कंफ्यूज हो गए हो, तुमने बैलेंस नहीं निकाला, बरोबर, तुमने बैलेंस नहीं निकाला, या तो टाइम नहीं बचा या कुछ भी। अगर तुम ये वाला तरीका अपनाते हो,
और पोस्टिंग करते वक्त गड़बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पोस्टिंग कर की सारी बात है, अगर पोस्टिंग करते वक्त गड़बड़ी हो गई तो ज्यादा नंबर कटते हैं। लेकिन अगर पोस्टिंग सही हुई, बैलेंस नहीं निकाला, तो स्टेप मार्किंग से आपके उतने नंबर नहीं कटते। तो इसी वजह से आप पोस्टिंग को सही करने पे ध्यान दो। बैलेंस तो थोड़ी सी जान लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, समझ में आ ही जाएगा। पोस्टिंग सही होनी चाहिए, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। और पोस्टिंग आसान इसी तरीके से है, इस तरीके से नहीं है। हालांकि आप इस तरीके को फॉलो करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा प्लस माइनस को ही फॉलो करो, क्योंकि मैंने आपको पूरा चार्ट बना के समझाया है। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाता है, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद कैश बुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद कैश बुक का क्या मतलब है कि ये वो तरीका है जब यहां पे देखो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कैश बुक में हुई हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो पासबुक में हुई हैं। जैसे ये वाली जो 3 ट्रांजैक्शंस थी, यहां से लेकर ये वाली ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये तीनों ट्रांजैक्शन कैश बुक में सही रिकॉर्ड हुई थी, पासबुक में हमें प्लस या माइनस करना पड़ा। लेकिन इसके बाद ये 4th ट्रांजैक्शन, 5th ट्रांजैक्शन और 6th ट्रांजैक्शन में, तो ये 3 जो है वो पासबुक में हुई हुई गलती है और ये 3 कैश बुक में हुई हुई गलती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बीआरएस स्टेटमेंट विद एडजस्टेड कैश बुक या कैश बुक बोला जाए, तो आपको एक काम करना है कि जितनी भी कैश बुक में हुई हुई गलती है वो कैश बुक में लिखनी है, और जितनी भी पासबुक में हुई हुई गलती है वो बीआरएस में लिखनी है। डिपेंडिंग अपॉन क्या बैलेंस आपको दे रखा है, आप डिसाइड करोगे कि कैश बुक में गलती हुई है या पासबुक में गलती हुई है और हमें उसे कैसे रेक्टिफाई करना है। लेकिन अगर कैश बुक में हुई है तो कैश बुक में जाएगी, पासबुक में हुई है तो पासबुक में जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ पासबुक में कह रहा हूँ बीआरएस में जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी आपको बैलेंस दे रखा हो। सिर्फ इतनी सी बात थी। एक छोटी सी पॉइंट और है कि यदि आपको कैश बुक का ही बैलेंस दिया हुआ है और कैश बुक भी बनाने को बोली है, तो आप क्या करोगे कि जो बैलेंस दे रखा है वो यहाँ लिखने की बजाय, कैश बुक में लिखोगे। फिर जितनी भी ये वाली एंट्रीज होंगी जिसमें कैश बुक में गलती हुई है, जैसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ या ज्यादा माइनस कर दिया, कम माइनस कर दिया, कैश बुक में प्लस नहीं किया, माइनस नहीं किया, कोई जो भी गलती है कैश बुक की वो कैश बुक में करो, जो बैलेंस दे रखा है वो लिखो और फिर फाइनल बैलेंस निकालो। जो फाइनल बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे पुट करके आगे पासबुक वाली गलतियां लिखो और फिर पासबुक का बैलेंस लिखो। करेक्ट, पासबुक का बैलेंस निकालो, व्हाटएवर। तो इतना सही था बस ये चैप्टर। पासबुक वाला कोई ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, जाते क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं 3-4 नंबर के, इसलिए मैंने आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाया, कैश बुक का क्वेश्चन करके नहीं दिखाया है। लेकिन आप समझदार हैं, वो समझ में आ जाएगा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे। नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं यार, ये बहुत है उसके लिए। टिल देन आज का काम यहीं खत्म हुआ, आज की वीडियो यहीं खत्म हुई। टिल देन शेयर दिस वीडियो टू दी फ्रेंड्स जिनको बीआरएस मुश्किल लगता था लेकिन अब आपको आसान लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब उनको भी आ जाएगा। तो विद दिस विल फिनिश दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।